हेलो विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अंतरा पुस्तक का 4th लेसन है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए उत्तीर्ण करने के बाद वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। उनमें साहित्यिक अभिरुचि प्रारंभ से ही रही। साम्यवादी विचारधारा का उनके लेखन पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरा पुस्तक हिंदी साहित्य कक्षा 12 में केदारनाथ सिंह का कवि परिचय पढ़ रहे हैं। एक सीरीज के माध्यम से जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के चिन्ह पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अन्य विद्यार्थी जो आपके कांटेक्ट में हैं उनके पास भी आप अवश्य ही वीडियो को शेयर करें, सेंड करें। केदारनाथ सिंह मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। उनकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरा है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उन्हें सन 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। केदारनाथ सिंह की 2 कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं। एक है बनारस कविता, दूसरी कविता है दिशा। बनारस कविता है। इस बनारस कविता के पद हम शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष पढ़ेंगे। बनारस कविता का पहला पद है, इस शहर में बसंत अचानक आता है। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवा डीह की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ये पहला पद है जिसके कठिन शब्दार्थ हैं। लहर तारा या मडवा डीह बनारस के मोहल्लों के नाम है। बवंडर यानी अंधड़ या आंधी, किरकिराना कुलबुलाहट या दांतों के बीच मिट्टी के कण आ जाने से होने वाली आवाज। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है। इस अंश में कवि ने बनारस में वसंत के आगमन से वहां के जनजीवन की विशिष्टता का वर्णन किया है। वसंत कविता का जो बनारस कविता का जो पहला पद है उसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। व्याख्या कवि बतलाता है कि प्रकृति में वसंत का आगमन भले ही धीरे धीरे होता हो किंतु बनारस में वसंत का आगमन अचानक ही होता है। 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। तो बताया कि वसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति में धीरे धीरे बदलाव होता है, लेकिन बनारस शहर में जब वसंत आता है तो अचानक आता है। कवि कहता है कि मैंने वसंत के आगमन को लहर तारा या मडवा डीह मोहल्लों से एक बवंडर के रूप में आते हुए देखा है। अर्थात बनारस धार्मिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक नगरी है। जब इस शहर में वसंत से संबंधित आयोजनों का प्रारंभ हो जाता है तब पता चलता है कि बनारस में वसंत का आगमन हो गया है। धूल आंधी के कारण जिस तरह मुंह में किरकिरापन आ जाता है उसी प्रकार बनारस शहर में धूल फैल जाती है। ऐसा लगता है कि मानो बनारस की जीभ में धूल के कारण किरकिरी हो गई है। वैसे भी वहाँ पर वसंत के आते ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मच जाती है और लोग अपनी कला को अभिव्यक्त करने के लिए कुल बनाने लगते हैं। विशेष है वसंत के आगमन पर कवि प्रकृति की ओर झांकना नहीं चाहता क्योंकि उसका वर्ण विषय बनारस है। मानविकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुक्तंग छंद की रचना है। भाषा सरल व बोलचाल
वाली शब्दावली से युक्त है। तो कवि ने इस बनारस कविता के पहले पद में बताया कि वसंत ऋतु जब प्रकृति में आती है तो धीरे धीरे बदलाव होता है, लेकिन बनारस शहर में वसंत ऋतु जब आती है तो अचानक से आती है। कवि कहता है कि मैंने वसंत ऋतु का आगमन बनारस में लहर तारा या मडवाडिया जो मोहल्ले हैं उनमें बवंडर के रूप में आते हुए देखा है। बनारस वैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी है। जब इसमें वसंत ऋतु आती है तो अनेक आयोजन प्रारंभ हो जाते हैं। वसंत ऋतु जब आती है तो धूल आंधी के कारण जिस प्रकार से मुंह किरकिरा हो जाता है, उसी प्रकार से बनारस शहर में भी चारों ओर धूल फैल जाती है। तो ऐसा लगता है कि बनारस की जीभ में धूल के कारण किरकिरापन बढ़ गया है। वहाँ पर जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो बनारस शहर में सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो धूमधाम से मनाने प्रारंभ कर दिए जाते हैं। बनारस कविता का दूसरा पद है, जो है वह सुख बुगाता है, जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दसासौ मेद पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। कठिन शब्दार्थ हैं। सुख बुगाता यानी जागरण, जागने की क्रिया। पचकियाँ यानी अंकुरण। दसासौ मेद बनारस के एक प्रसिद्ध घाट का नाम है। निचाट यानी बिल्कुल एकदम। प्रसंग है, ये पद कविता बनारस से लिया गया है जो केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित है। कवि ने वसंत के आगमन से इस बनारस शहर के जनजीवन की विशिष्टता का वर्णन किया है। दूसरे पद की व्याख्या है, कवि कहता है कि बनारस में वसंत के आगमन के समय जो स्थापित कलाकार, साहित्यकार या धर्म जगत के व्यक्ति हैं, वे अपनी कला तथा ज्ञान से शहर को जागृत कराने लगते हैं, और जो स्थापित या प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है वे अपनी कला की पचकियाँ अर्थात अंकुरण या प्रस्फुटन का यही उचित समय समझते हैं। दशाश्व मेध घाट पर स्नान पूजा पाठ के लिए जाने वाला हर व्यक्ति या स्वयं कवि को उस घाट का आखिरी पत्थर कुछ नरम या मुलायम प्रतीत होता है। कहने का भाव यह है कि उस समय कठोर हृदय व्यक्ति के आचरण में आस्था के कारण सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है। कवि को घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में भी एक अनोखी आर्द्रता दिखाई देती है। जीवन संघर्ष में लगे हुए दीनहीन व्यक्ति या भिखारी के खाली भिक्षा पात्रों में भी वसंत के आगमन से एक अजीब सी चमक आ जाती है। उन्हें आस्थावान व्यक्तियों या दान दाताओं से खूब भिक्षा मिलती है, जिससे उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलकता रहता है। दूसरे पद में कवि ने बताया है कि जब बनारस में वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वहाँ पर जितने भी कलाकार, साहित्यकार और धर्म जगत से संबंधित व्यक्ति होते हैं, वे अपने कला और ज्ञान से पूरे शहर को जागृत करते हैं, सचेत करते हैं। लेकिन जो लोग प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं, वे भी कला सीखने के लिए पचकियाँ मारते हैं, अर्थात अंकुरण या प्रस्फुटन करना उसी समय को उचित समझते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि दशाश्व मेध घाट है जहाँ पर स्नान किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है, स्वयं कवि जाता है, तो उसका जो आखिरी पत्थर है वो बहुत ही मुलायम प्रतीत होता है। कहने का मतलब बनारस में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसका हृदय कठोर होता है तो भी सरल बन जाता है। घाट की सीढ़ियों पर जो बैठे बंदर होते हैं उनकी आंखों में भी चमक आ जाती है। साथ में ही जो वहाँ पर गरीब व्यक्ति या भिखारी होते हैं, उनके जो खाली पात्र होते हैं उनमें भी वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही अजीब चमक आपको देखने को मिलती है, अर्थात भिखारियों को वहाँ पर खूब भिक्षा मिल जाती है। विशेष है, कवि को वसंत का प्रभाव बनारस के पत्थर व भिखारी के कटोरे में भी दिखाई देता है। अनुप्रास, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज, सरल व आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है। बनारस कविता का तीसरा पद है, तुमने कभी देखा है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना।
ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। प्रसंग है कि ये पद केदार नाथ सिंह के द्वारा रचित बनारस कविता से लिया गया है। इस अंश में बनारस में वसंत के आगमन के प्रभाव व भिखारियों की कटोरी की चमक का बिंबात्मक चित्रण हुआ है। व्याख्या कवि प्रश्न करता है कि नगर के अन्य निवासियों ने खाली कटोरे में वसंत का उतरना देखा है, अर्थात बनारस में वसंत के आते ही भिखारी तक के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। ये विशेषता केवल इसी शहर की है कि यह शहर इसी तरह खुलता है और अर्थात यह शहर अपनी धुन में रहता है। हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस की विशेषता है। यह हर दिन की शुरुआत बड़े ही उल्लास के साथ होती है, खुशी के साथ होती है। इस शहर में भरने और खाली होने का सिलसिला चलता रहता है, अर्थात इस शहर के कार्यों में सामूहिकता है व समानता है, यहाँ के निवासियों में समरसता है। विशेष है खाली कटोरों में वसंत का उतरना प्रयोग दर्शनीय है। शहर के खाली होने, खुलने, भरने का बिंबात्मक चित्रण हुआ है। तीसरे पद में कवि ने बताया है कि वसंत ऋतु के आगमन होने पर खाली कटोरे भर जाते हैं, अर्थात कटोरों में वसंत उतर जाता है, भिखारियों में चमक आ जाती है, भिखारी खुश हो जाते हैं, उनके खाली कटोरे वसंत ऋतु के आते ही भर जाते हैं, अर्थात अनेक लोग उन दीनहीन लोगों को भिक्षा देते हैं। इस शहर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह अपनी धुन से चलता है। जिस तरह खुलता है उसी तरह से बंद हो जाता है, जिस प्रकार से भरता है उसी प्रकार से खाली भी हो जाता है, अर्थात ये शहर अपनी धुन से आगे बढ़ता है। इस शहर में सामूहिकता, समानता देखने को मिलती है। यहाँ के जितने भी निवासी हैं, बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, घूमने वाले होते हैं, उन सभी में प्रेम भाव बना रहता है, उनमें समरसता बना रहता है। चौथा पद है, इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। कठिन शब्दार्थ हैं। अनंत यानी असीम जिसका कोई अंत न हो, सौ यानी लाश या मुर्दा, तरफ यानी और। प्रसंग है कि ये पद केदार नाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है और इस अंश में बनारस में धूल, व्यक्ति, शाम सभी का धीरे धीरे चलना बताया गया है। व्याख्या कवि बनारस का चित्रण सहजभाव से करते कहते हैं कि यहाँ की निवासी प्रतिदिन अनगिनत शवों को अपने कंधों पर लाद कर बनारस की अंधेरी गलियों से निकलकर गंगा की तरफ ले जाते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास ले जाकर शव का दाह संस्कार करते हैं। कवि आगे कहता है कि यह शहर भागम भाग वाला नहीं है, यह धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, अंधड़ का रूप धारण नहीं। यहाँ के लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, उनकी चाल में उतावलापन या तेजी नहीं है। यह मंदिरों के घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात यह हर कार्य धीरे धीरे करना इसकी विशेषता है। विशेष है पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, भाषा सरल बोलचाल की है, शब्द चयन सटीक है। तो चौथे पद में कवि बताना चाहता है, कह रहा है कि बनारस के लोग हैं, ये प्रत्येक दिन अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता है, अपने शवों को अपने कंधों पर लाद करके बनारस की अंधेरी गलियों से निकल करके गंगा की तरफ जाते हैं, अर्थात मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा की ओर जाते हैं और उन शवों का दाह संस्कार करते हैं। बनारस शहर में किसी प्रकार से कोई भागम भाग नहीं होती है, सभी कार्य धीरे धीरे होते हैं, धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, अंधड़ भी धीरे धीरे आता है, अर्थात अंधड़ आता नहीं है, धूल आती है, वो धीरे धीरे आती है, अंधड़ नहीं आता है। लोग धीरे धीरे चलते हैं, उनकी चाल में हमें किसी प्रकार से उतावलापन या तेजी देखने को नहीं मिलती है। मंदिरों की जो घंटे हैं वो भी धीरे धीरे बजते हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है, हर कार्य बनारस में धीरे धीरे होता है। बनारस कविता का पांचवा पद है, ये धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है,
कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखे तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरसों से। कठिन शब्दार्थ है सामूहिक लय, एक साथ एक जैसा सभी का व्यवहार, दृढ़ता यानी मजबूती, समुच यानी समास्त, खड़ाऊ लकड़ी की बनी हुई चरण पादुका, लकड़ी की बनी हुई पैरों में पहनी जाने वाली पादुका यानी चप्पल, सैकड़ों बरस यानी लंबे समय, सैकड़ों साल। प्रस्तुत पद केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है और इस अंश में कवि ने बनारस की सामूहिकता व परंपरागत स्वरूप का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि बनारस के लोगों का स्वभाव जल्दबाजी या हड़बड़ाहट वाला नहीं है। सभी कामों का धीरे धीरे होना यहाँ की स्वाभाविक विशेषता है। यहाँ के लोगों के व्यवहार में समानता है। सारा शहर एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कोई चीज़ न तो गिरती है न हिलती है। सभी ज्यों की त्यों यथास्थान रखी हुई हैं। यहाँ के लोग अपने परंपरागत संस्कारों, आस्था, श्रद्धा पर अड़िग रहते हैं। गंगा भी वही है, न तो गंगा ने अपना मार्ग बदला है, नई लोगों की आस्था व श्रद्धा उसके प्रति कम हुई है। ये नावें भी निश्चित स्थान पर बंधी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास की चरण पादुकाएं भी कई सौ वर्षों से यहीं पर रखी हुई है। भाव ये कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के लोगों के आध्यात्मिक धार्मिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा व विश्वास सभी कुछ अमूल्य धरोहर की तरह सुरक्षित हैं। विशेष है बनारस की संस्कृति, आध्यात्मिकता, परंपरा, एक सूत्रता और अपरिवर्तनशीलता आदि का वर्णन है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आकर्षक बिंबों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सुबोध तथा ध्वन्यात्मकता का गुण विद्यमान है। पांचवें पद में कवि ने बताया है कि बनारस के लोगों का ऐसा स्वभाव है कि इनमें किसी प्रकार से जल्दबाजी या हड़बड़ाहट नहीं होती है। सभी कामों को धीरे धीरे करते हैं, आसानी से करते हैं। सभी लोगों का व्यवहार एक समान है। पूरा शहर एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एकता के सूत्र में बंधे होने के कारण यहाँ पर न तो कोई चीज़ गिरती है न कोई हिलती है। जो चीज़ पहले जिस प्रकार से रखी गई थी उसी प्रकार से आज भी रखी गई है। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले से चली आ रही जैसे संस्कार, आस्था, श्रद्धा पर विश्वास करते हैं, अडिग हैं। गंगा वहीं पर है। गंगा नदी ने अभी तक रास्ता नहीं बदला है। लोगों के उस गंगा के प्रति लोगों में आस्था और श्रद्धा भी कम नहीं हुई है। नाव भी अपने निश्चित स्थान पर बंधी हुई है। तुलसीदास की चरण पादुकाएं भी अनेक वर्षों से एक स्थान पर रखी हुई है। बनारस शहर के लोग आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुराने जो मूल्य थे, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास था, जो आज भी अमूल्य धरोहर की तरह वहाँ पर सुरक्षित नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, मिलते हैं। बनारस कविता का नेक्स्ट पद है, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा संग में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। कठिन शब्दार्थ हैं सही सांझ, संध्या की शुरुआत, आलोक यानी प्रकाश, अचानक बिना पूर्व सूचना के, अद्भुत यानी विचित्र या अनोखा। ये पद केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है, जिसमें संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि कभी बिना किसी पूर्व सूचना के शाम होते ही बनारस शहर में प्रवेश करके इसे देखो। संध्याकालीन आरती के प्रकाश में शहर को अचानक देखो। अचानक देखने पर इसकी बनावट आश्चर्यजनक दिखाई देगी। ये शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा सौ में, आधा नींद में और आधा शंख में दिखाई देगा। और जब गंगा तट से देखते हैं तो लगता है आधा शहर गंगा में डुबकी लगा रहा है। जब मंदिरों में पहुंचते हैं तो लगता है कि आधा शहर मंत्रोच्चार में व्यस्त है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। फूलों के प्रति लगाव को देखकर भी यही धारणा बनती है। शव को
कंधों पर रखकर गंगा की ओर ले जाने वालों को देख कर लगता है कि आधा शहर शमशान में खड़ा है। सोने वालों को देख करके लगता है कि आधा शहर सो रहा है। मंदिर, घर व घाटों पर हो रहे पूजा पाठ को देखकर लगता है कि आधा शहर शंख बजाने में ही व्यस्त है। इन सब के आधार पर कवि का निष्कर्ष निकलता है कि यदि ध्यान से देखो तो ये शहर आधा है और नहीं भी, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपने आध्यात्मिक धार्मिक स्वरूप को बनाए हुए हैं, तो आधा शहर आधुनिक संस्कृति में मस्त रहता है। छठे पद में कवि ने बताया है कि बनारस शहर में शाम के समय आप बिना पूर्व सूचना के प्रवेश करो। यदि आप अचानक प्रवेश करके देखेंगे तो आपको आश्चर्य पैदा करने वाले अनेक दृश्य दिखाई देंगे, क्योंकि ये शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा सौ में, आधा नींद में और आधा संग में है। यदि आप गंगा नदी के तट पर जाकर के पूजा पाठ करने वाले लोगों को देखेंगे तो विचार करेंगे कि आधा शहर गंगा नदी के तट पर है। यदि फूलों के प्रति लगाव देकर के आप विचार करेंगे तो सोचेंगे कि आधे लोग फूल खरीद रहे हैं। सौ को कंधों पर देख करके आप विचार करेंगे कि आधा शहर शमशान घाट में है। सोने वाले लोगों को देख करके विचार करेंगे कि आधा शहर सोया हुआ है। मंदिर, घर, घाट पूजा करने वाले लोगों को आप देखेंगे तो विचार करेंगे कि आधा शहर पूजा पाठ में लगा हुआ है, आधा शहर शंख बजाने में लगा हुआ है, व्यस्त है। कवि अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये शहर आधा तो है और आधा नहीं है, अर्थात बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप आध्यात्मिक धार्मिक जो स्वरूप पहले से बने हुए थे उनको मानता हुआ मस्ती में मस्त होकर के आगे बढ़ता है। सभी लोग जीवन यापन करते हैं। विशेष है काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश का वर्णन है। सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार भी है। आधा शब्द के बार बार प्रयोग से अर्थ और भाव में विशिष्टता आ गई है। बिंब विधान भी चमत्कारी है। तो बनारस शहर में बताया गया कि बनारस शहर प्राचीन आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का समावेश भी करता था, अर्थात मॉडरेट भी होता जा रहा है। बनारस कविता का 7वां पद है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। कठिन शब्दार्थ हैं। स्तंभ यानी खंबा, थामना यानी सहारा देना। ये पद केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है, जिसमें बनारस के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ भी है वह बिना किसी खंबे के खड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ प्राचीनता, आध्यात्मिकता, भक्ति, आस्था और विश्वास आदि सब बिना किसी सहारे के अपने आप ही जन जीवन में व्याप्त हैं। उसका आधार कोई प्राकृतिक स्तंभ नहीं है, उसका धरातल पौराणिक व मिथकीय है। इस शहर में एक और चिता व भस्म है तो दूसरी ओर प्रकाश के स्तंभ भी हैं, अर्थात चिता की आग हर समय जलती रहती है तो गंगा की धारा भी सतत यानी लगातार बहती रहती है। या मंदिरों में सुगंधित पुष्पों की खुशबू उड़ती रहती है तो आरती पूजा के समय अगरबत्ती आदि का धुआं भी वातावरण को सुगंधित बनाए रहता है। या मंदिरों में मनुष्य के उठे हुए हाथ प्रभु की जय जयकार करते नजर आते हैं। कहने का भाव है कि धार्मिक, पौराणिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यह शहर अद्भुत व अनुपम है, अनोखा है। तो कवि इस पद में बनारस का वर्णन करता हुआ कहता है कि यह बनारस शहर जो कुछ भी है वह बिना खंबे के खड़ा हुआ है। यहाँ पर प्राचीनता, आध्यात्मिकता, भक्ति, आस्था और विश्वास आदि सबके बिना ये शहर अपने आप में अपना जीवन व्यतीत करता है, यहाँ के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। इसका आधार यहाँ पर पहले प्राकृतिक स्तंभ नहीं हुआ करता था, उसका धरातल केवल पौराणिक और मिथकीय था। इस शहर में एक और यदि हम देखते हैं तो चिता और भस्म
का स्तंभ दिखाई देता है तो दूसरी जो कि प्रकाश के स्तंभ के समान दिखाई देता है। चिता की आग हर समय यहाँ पर जलती रहती है तो दूसरी ओर गंगा की धारा भी लगातार बढ़ती रहती है। मंदिरों में सुगंधित फूलों की खुशबू उड़ती रहती है। आरती पूजा के समय अगरबत्ती का धुआं चारों ओर वातावरण को सुगंधित बना देता है। मंदिरों में मनुष्य के हाथ उठा करके प्रभु यानी ईश्वर का जय जयकार करता हुआ नजर आता है। ये शहर धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक इन तीनों दृष्टि से ही बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। विशेष है बनारस की प्राचीनता व धर्म साधना का उल्लेख हुआ है। स्तंभ शब्द की आवर्ती ने काव्य सुंदर को बढ़ा दिया है। भाषा सरल भावपूर्ण है। अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। 8वां पद है जो कि बनारस कविता का अंतिम पद है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कठिन शब्दार्थ हैं। अलक्षित अदृश्य ने देखा हुआ। अर्घ्य पूजा के उपचारों में से एक उपचार। देवताओं को चढ़ाए जाने वाला जल। शताब्दियों यानी सैकड़ों वर्षों। प्रसंग ये पद केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है। इस अंश में कवि ने बनारस के विशिष्ट चरित्र का वर्णन किया है। विशिष्ट यानी विशेष चरित्र यानी व्यवहार। बनारस के विशेष व्यवहार का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बनारस शहर अपनी एक टांग पर गंगा के जल में खड़ा हुआ सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। ये शहर प्राचीन समय से ही सूर्य को एक अदृश्य सत्ता परम ब्रह्म मानकर उसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। ये प्राचीन परंपरा अभी चली आ रही है। बनारस का एक हिस्सा प्राचीनता का पोषक है तो दूसरा हिस्सा आधुनिकता के प्रभाव में आकर जी रहा है, जिसके प्रभाव बारे में प्राचीन शहर को कुछ पता या खबर नहीं है। ये वर्षों से एक ही दिनचर्या को जिए चले आ रहा है। परिवर्तन की कोई लहर उसे छू भी नहीं गई है। वह अपने आप में और अपने कार्य में पूरी तरह मस्त है। तो यह है बनारस शहर का सजीव चित्रण। अंतिम पद में कवि ने बताया है कि बनारस शहर अपनी एक टांग पर गंगा नदी के जल में खड़ा होकर के सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य को अदृश्य सत्ता परम ब्रह्म मानकर के उसकी पूजा अर्चना करता है। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। बनारस का एक हिस्सा है प्राचीनता का पोषक है, दूसरा आधुनिकता के प्रभाव में आकर के अपना जीवन जी रहा है। प्राचीन शहर को कुछ पता या खबर नहीं है। बहुत ही वर्षों से एक ही दिनचर्या में यहाँ पर लोग जीवन जीते हैं, लेकिन आधुनिकता को भी अपनाते हैं। परिवर्तन की लहर है वो इस शहर को छू नहीं पाई है, अर्थात पहले से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनमें किसी प्रकार से कोई बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर सभी लोग अपने कार्यों को मस्ती में मस्त होकर के करते हैं। इस प्रकार से कवि ने बनारस शहर का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। विशेष है बनारस की प्राचीनता व उसकी धर्म साधना का उल्लेख इसमें किया गया है। सूर्य को अलक्षित सत्ता बताकर उसे अदृश्य सत्ता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है। भाषा तत्सम प्रधान, भावना रूप और प्रतीकात्मक लाक्षणिक है। केदारनाथ सिंह की दूसरी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है। दिशा। हिमालय किधर है, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रसंग ये पद केदारनाथ सिंह की कविता दिशा नामक कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि पतंग उड़ाते बच्चे से हिमालय के बारे में पूछ करके बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि बालक किस प्रकार से सोचता है, बालक किस प्रकार से किसी विषय, प्रसंग या वस्तु के बारे में जानता है। इस पद की व्याख्या है, कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे हैं। एक बच्चे से पूछता कि हिमालय किस दिशा में है। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त था। वह पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था। उसे कवि का अचानक ये प्रश्न
असामयिक लगा और फिर भी उसने सहजता से कहा कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। बालक को हर चीज पतंग की दिशा में नजर आती है। कवि कहता है कि मैंने ये पहली बार स्वीकार किया कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है, उनकी सोच की सीमा भी उसी तरह सीमित होती है। इस कारण वे हर चीज को अपने ढंग से देखते हैं और उसका उत्तर उसी दृष्टिकोण से देते हैं। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते हैं, वे उसी सीमा में सोचते हैं, वे अपने कार्य को करने की दिशा और लक्ष्य एक ही रखते हैं। इसके माध्यम से संदेश मिलता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए निरंतर उसी दिशा में बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दिशा से भटकाव लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। बच्चे का सहज दृष्टिकोण ही जीवन की सहजता को व्यक्त करता है। कविता बाल मनोविज्ञान का चित्रण करती है। स्कूल के बाहर में व्यंजना है, उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सहज सरल व सरस है। तो दिशा कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि हमें भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। यदि हम एक दिशा में कार्य नहीं करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम दिशा भटक जाते हैं और जैसे दिशा भटकते हैं वैसे ही लक्ष्य प्राप्ति करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कवि कहता है कि स्कूल के बाहर एक बालक पतंग उड़ा रहा था, जिससे मैंने पूछा कि हिमालय किस दिशा में है। तो वह बालक पतंग उड़ाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था। लेकिन मेरा प्रश्न सुनकर के अचानक उसको ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने जवाब दिया कि जिधर मेरी पतंग उड़ती हुई जा रही है उधर ही हिमालय है। अर्थात बालक अपनी बुद्धि के अनुसार हर विषय पर चीज पर विचार करता है। जिस दिशा में वो कार्य करता है, जिस दिशा में उसकी सोच होती है, उसी सोच के आधार पर सोच करके वो जवाब देता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसकी दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। यदि हम भटकते हैं तो किसी भी आधार पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा का चयन कर उस दिशा पर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों कविता से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हमारी पाठ्य पुस्तक में है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बनारस कविता का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट में दूसरी कविता है जो दिशा कविता है। दिशा कविता के यहाँ पर हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, योग्यता विस्तार का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, बनारस के चित्र इकट्ठे कीजिए, छात्र स्वयं करें। थर्ड क्वेश्चन है जो हम देख पा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, केदारनाथ सिंह दो कविताएं बनारस और दिशा हमारी जो पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 में हिंदी साहित्य अंतरा पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं, उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को भी हमने देखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।